हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। हम कर रहे हैं इनोवेटर साइंस ग्रेड 7 फ्रॉम एड्यूराइज इंडिया अमित पब्लिकेशन हाउस। आज हम करेंगे हमारी बुक का चैप्टर नंबर 5 दैट इज चेंजेस अराउंड अस फिजिकल एंड केमिकल। तो सबसे पहले हमें लेने हैं लर्निंग आउटकम्स कि हम इस चैप्टर में लास्ट तक क्या क्या सीखने वाले हैं। फिजिकल चेंज, सम टिपिकल फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस, कॉमन केमिकल चेंजेस, combustion, oxidation, type of chemical reactions, crystallization, evaporation, are changes permanent and slow natural changes. So we have to cover lots of topic in this chapter and here are आपको एक एक्टिविटी दी गई है, कुछ चेंजेस आपको यहाँ लिख के दिए हैं जो आप अपने आसपास डेली लाइफ में देखते हो। आपको बस बताना है इज इट अ फिजिकल चेंज और अ केमिकल चेंज। ओके, नाउ द वर्ल्ड अराउंड अस कॉन्स्टेंटली चेंजेस। हमारे आसपास की दुनिया लगातार बदल रही है। देयर आर चेंजेस इन एवरीथिंग। व्हेन यू ईट, ब्रीथ, टॉक एंड स्लीप, चेंजेस टेक प्लेस इन योर बॉडी। जब आप खाते हो, बोलते हो, ब्रीदिंग करते हो, आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं। देयर आर चेंजेस इन द एनवायरनमेंट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। देयर आर चेंजेस इन वेदर एंड सीजन। वेदर में चेंजेस होते हैं, सीजन में चेंज होते हैं। लाइक पहले समर होती है, उसके बाद फिर दूसरा सीजन चेंज होता है, फिर विंटर्स आ जाती हैं, फिर आपका दूसरा सीजन आता है। Now changes can be fast or slow, desirable and undesirable, periodic and non-periodic, and physical and chemical। मतलब चेंज किसी भी तरीके का हो सकता है, चाहे वो डिजायरेबल हो, अनडिजायरेबल हो, फास्ट हो, स्लो हो, फिजिकल हो या फिर केमिकल हो। All the changes are not of the same kind of nature. They can be classified into many categories such as periodic and non-periodic, slow and fast, reversible and irreversible, physical and chemical, etc. In this chapter, you shall study about physical and chemical changes. हालांकि हम चेंजेस को बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, उनकी स्पीड के बेस पे, फास्ट या स्लो, उनकी डिजायरेबिलिटी के बेस पे कि डिजायरेबल है या अनडिजायरेबल है, रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। बट हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। ओके, नाउ फिजिकल चेंजेस। Properties such as shape, size, color and state of a substance are called its physical properties. कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जैसे कि शेप, साइज, कलर और स्टेट, ये क्या कहलाती हैं? ये फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। A change in which a new substance undergoes a change in its physical properties only is called a physical change. जब किसी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आएगा वो फिजिकल चेंज कहलाता है। A physical change is generally temporary. फिजिकल चेंज जनरली टेम्परेरी होता है और रिवर्सिबल होता है। In such a change, no new substance is formed. और ऐसे चेंज में कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। In many cases, a substance may change in its appearance, such as shape or size, but it remains in the same substance. Such changes are known as physical changes. ये कहना चाहते हैं कि कई बार चेंजेस होने के बाद उसकी सिर्फ स्टेट चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल, आइस क्यूब्स को अगर मैं मेल्ट कर दूं तो वो पानी बन जाएगा लिक्विड स्टेट में, बट उसकी सिर्फ स्टेट चेंज हुई है। पहले वो सॉलिड स्टेट में था, अब वो लिक्विड स्टेट में है, बट रहा तो वो पानी ही है ना, उसकी सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हुई है। सो ये हमारा क्या है? फिजिकल चेंज है, क्योंकि वो कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है। राइट, नाउ एक्टिविटी 1, ये किस लिए हमें करनी है? टू स्टडी द चेंज इन स्टेट ऑफ वाटर। हमें वाटर के स्टेट्स को चेंज करके यहाँ पे दिखाना है। लाइक आपने पानी गर्म कर लेना है एक बीकर में या केटल में, उससे थोड़ी दूर आपने एक लिड ले लेनी है या प्लेट ले लेनी है ताकि उसकी स्टीम सारी उस पर जा करके लगे, और थोड़ी ही दूर आपने बीकर रखना है और उसको थोड़ा टिल्ट करके आपने रखना है ताकि जब वो वेपर्स कंडेंस होंगी, वापस से वाटर में बनेंगी, लिक्विड फॉर्म में आएंगी, तो वो आप बीकर में कलेक्ट कर सको। इस एक्टिविटी के थ्रू आपने क्या बताया कि वाटर की स्टेट चेंज हो रही है, इट इज अ फिजिकल चेंज। ओके, नाउ सम टिपिकल फिजिकल चेंजेस। कौन कौन से हमारे फिजिकल चेंजेस हैं जो हम आसपास देखते ही हैं? जैसे कि कटिंग अ पीस ऑफ पेपर इज अ फिजिकल चेंज। आप पेपर को पीसेस में कट कर दो, अभी भी वो पेपर है, पहले भी वो पेपर था, सो इट इज अ फिजिकल चेंज। इन्फ्लेटिंग अ बलून इज अ फिजिकल चेंज। बलून में आप जब गैस डालोगे, उसको फुलाओगे, इट इज अ फिजिकल चेंज। क्रशिंग अ पीस ऑफ चॉक इनटू पाउडर। जब आप चॉक को क्रश कर दोगे, उसको पाउडर फॉर्म में ले आओगे, स्टिल वो चॉक ही रहेगी, दैट इज अ फिजिकल चेंज। डिसोल्यूशन ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड इज अ फिजिकल चेंज। किसी लिक्विड में आप सॉलिड को डिसॉल्व कर दो, वो अभी भी फिजिकल चेंज रहेगा। कैसे? मैं पानी में अगर शुगर को ऐड करूं
पहले भी शुगर की प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टी क्या थी, नेचर क्या था कि वो स्वीटनेस दे रहा था, उसके नेचर मिठास भरा था। अब मैं जब उसको सॉल्यूशन में मिक्स कर दूंगी तो सॉल्यूशन भी तो स्वीट हो जाएगा, उसकी बेसिक नेचर चेंज नहीं हुआ, उसकी प्रॉपर्टीज वही रही, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हुई। तो डिसोल्यूशन ऑफ अ सॉलिड इज ऑल्सो, डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इज अ फिजिकल चेंज। नाउ मेल्टिंग ऑफ अ सॉलिड एंड फ्रीजिंग ऑफ अ लिक्विड आर फिजिकल चेंजेस। सॉलिड को मेल्ट करके लिक्विड बनाना या लिक्विड को फ्रीज करके सॉलिड बनाना, ये हमारे फिजिकल चेंज है। नाउ इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड एंड कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स आर फिजिकल चेंज। वही कि लिक्विड को इवेपोरेट कर दो, फिर उसको कंडेंस करके वापस से लिक्विड बना लो, दैट इज अ फिजिकल चेंज। Stretching a rubber band is a physical change or removing the force used to stretch it, it comes back to its original shape। आप एक रबर बैंड को स्ट्रेच करो, फिर उसको छोड़ दो, जो आपने फोर्स लगाई थी वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, दैट इज अ फिजिकल चेंज। आयरन का मैग्नेटाइज होना फिजिकल चेंज है, आयरन या आयरन नेल्स या आयरन ऑब्जेक्ट्स का। ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिकल बल्ब का ग्लो करना फिजिकल चेंज है। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास टम्बलर इज अ फिजिकल चेंज। ग्लास टम्बलर का टूटना एक फिजिकल चेंज है, वो पहले जिस मटेरियल का था वो टूटने के बाद भी उसी मटेरियल का रहेगा। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट आर चेंजेस, चेंजेस क्या होते हैं, यू कैन इजीली आंसर दैट। फिजिकल चेंज आप बता सकते हो। व्हाई इज रस्टिंग आयरन अ फिजिकल चेंज, रस्टिंग ऑफ आयरन एक फिजिकल चेंज क्यों है, रस्टिंग ऑफ आयरन एक फिजिकल चेंज है ही नहीं, तो आपका आंसर जाएगा रस्टिंग ऑफ आयरन इज नॉट अ फिजिकल चेंज, इट्स अ केमिकल चेंज। व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है, व्हेन टू सॉलिड्स और टू लिक्विड्स डिसॉल्व टुगेदर, तो जो आपका फाइनल रिजल्ट तैयार होता है वो क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। नाउ केमिकल चेंज, अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। ऐसा चेंज जिसमें एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस फॉर्म हो जाए, वो भी विद न्यू प्रॉपर्टीज, उसको हम बोलेंगे केमिकल चेंज। जैसे कि ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ कोल, जब आप कोयले को जलाते हो तो ऑक्सीजन के साथ वो कंबाइन करेगा और जल करके क्या देगा आपको, कार्बन डाइऑक्साइड देगा, एक नया सब्सटेंस फॉर्म होगा। केमिकल चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय फिजिकल मेथड्स बिकॉज दे आर मोर और लेस ऑफ परमानेंट नेचर। देखो केमिकल चेंज को आप फिजिकल मेथड से रिवर्स कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इरिवर्सिबल नेचर के होते हैं या फिर परमानेंटली चेंज हो जाते हैं। अ केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन, और केमिकल चेंज को आप केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हो। Now you have to perform an activity to study the reaction between vinegar and baking soda and the change that take place। आपने क्या क्या लेना है, आपने दो बड़ी सी टेस्ट ट्यूब ले लेनी है, कॉर्क लेनी है जिसमें होल होना चाहिए, कनेक्टिंग ट्यूब्स लेनी है, विनेगर लेना है, बेकिंग सोडा लेना है, लाइम वाटर लेना है। आपने एक चम्मच, उसमें कितना होना चाहिए, 10 ml विनेगर लेना है एक बड़ी सी टेस्ट ट्यूब में। अब उसी के अंदर आप, और दूसरी टेस्ट ट्यूब में आपने 10 ml लाइम वाटर ले लेना है। अब आप दोनों को शेक करो, उसके बाद अपनी विनेगर वाली टेस्ट ट्यूब में आपने 2 ग्राम बेकिंग सोडा ऐड कर देना है और उसको एकदम से कॉर्क लगा दो, जिसके ऊपर वो था, होल था हमारी कॉर्क में, वो लगा देना है। उसमें से अब गैस जो बनेगी उस गैस को आपने लाइम वाटर वाली टेस्ट ट्यूब में लगाना है और वो गैस उससे पास करानी है। तो आप क्या ऑब्जर्वेशन करोगे कि लाइम वाटर को उसने मिल्की टर्न कर दिया है, यानी मिल्क जैसा कलर उसमें दे दिया है। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब विनेगर जिसमें एसिटिक एसिड है और बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट जब ये रिएक्शन करेंगे तो ये क्या देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड देंगे, सोडियम एसिटेट देंगे और पानी बनेगा। तो अब जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो वो कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा जो कि मिल्की कलर का होता है। वही हमारा रिएक्शन यहाँ पे निकल के आया है, साथ में वाटर वहां से बनता है। नाउ आपने ये केमिकल रिएक्शन देखा, अब जो चीजें आप लेके चले थे नया सब्सटेंस बन चुका है, पहले वाली चीजें नहीं रही, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो गई है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। नाउ यू हैव टू परफॉर्म एक्टिविटी 3। ये आपने नहीं करनी, ये सिर्फ टीचर्स आपको करके दिखाएंगे। करना क्या है, टू स्टडी द चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड एन आयरन आर्टिकल। कॉपर सल्फेट और आयरन आर्टिकल के बीच में आपने केमिकल रिएक्शन देखनी है, क्या होता है। आपको क्या क्या चाहिए, बीकर चाहिए, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स चाहिए, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, एक आयरन नेल चाहिए, और या फिर कोई पुराना शेविंग ब्लेड आप ले सकते हो। कुछ नहीं करना, सिर्फ 10 ग्राम कॉपर सल्फेट को 50 मिलीलीटर वाटर में आपने ऐड कर देना है। उसमें फिर थोड़ी सी कुछ ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड की डालनी है और ग्लास रोड से उसको अच्छे से आपने मिक्स करना है और कुछ देर के लिए रख दो, जब तक उसमें कैसा कलर ना आ जाए, ब्लू कलर ना आ जाए। अब करना क्या है, उसको थोड़ी देर के लिए आपने रख देना है। थोड़ी देर के बाद उसमें आपने आयरन की नेल डालनी है उस सॉल्यूशन में, या फिर यूज ब्लेड आप डाल सकते हो।
अब उसको फिर आधे घंटे के लिए रख दो। अब आप क्या ऑब्जर्वेशन करोगे कि जो कलर है किस चीज का, हमारे सॉल्यूशन का ब्लू से ग्रीन में बदल चुका है और एक ब्राउन कलर की डिपॉजिट आ चुकी है। मतलब ब्राउन कहाँ से आया होगा, कॉपर से आया होगा, क्योंकि हम क्या लेके चले थे, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स लेके चले थे। तो कॉपर का ब्राउन कलर डिपॉजिट हो चुका है हमारे या तो ब्लेड पे या फिर आयरन नेल पे। क्यों? क्योंकि जब आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को आयरन के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बनेगा जो कि ग्रीन कलर का होता है, इसलिए हमारा सॉल्यूशन का कलर चेंज हो गया और कॉपर वहां से निकल जाएगा और वो आके स्टिक किस पे हुआ है, हमारी आयरन नेल पे या फिर हमारे ब्लेड पे। इजी। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स है। देखो सबसे पहले उसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस जरूर होगी। जब कोई केमिकल रिएक्ट करते हैं, आपस में रिएक्शन देते हैं, तो वहां से केमिकल गैस इवोल्व होती है। जैसे कि व्हेन वी ऐड बेकिंग सोडा टू अ ग्लास ऑफ लेमन जूस, क्योंकि लेमन जूस में क्या है, सिट्रिक एसिड है। अब आप उसमें बेकिंग सोडा ऐड करोगे तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी बबल्स की फॉर्म में। ठीक है। नाउ चेंज ऑफ कलर। कलर जरूर चेंज हो जाता है केमिकल रिएक्शन के बाद। जैसे कि surface of a cut apart piece of apple turns brown after some time. This is due to the chemical reaction between air and the substance present on the surface. आप एक एप्पल को हाफ कट करके रख दो कुछ देर के लिए, उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ब्राउन कलर आना शुरू हो जाएगा, वो ब्राउन कलर में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो एप्पल के सरफेस पे सब्सटेंस है, एलिमेंट्स प्रेजेंट है, वो एयर के साथ जब कांटेक्ट में आएंगे, रिएक्शन करेंगे तो वो अपना कलर चेंज कर लेंगे। हमारी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। कई बार जब चीजें रिएक्ट करती हैं आपस में, कोई दो क्लियर सॉल्यूशन आप मिक्स कराओगे तो उनमें एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है जो कि सेटल डाउन हो जाता है बॉटम पार्ट पे आके। जैसे कि सोडियम क्लोराइड को लो और सिल्वर नाइट्रेट को लो, जब आप इनकी केमिकल रिएक्शन कराओगे तो सिल्वर क्लोराइड बनता है जो कि व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, वो नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएगा और साथ में आपका सोडियम नाइट्रेट बनेगा, वो सॉल्यूशन होगा हमारा। एनर्जी का चेंज होता है। एनर्जी या तो निकलती है या फिर एब्जॉर्ब की जाती है। जब एनर्जी निकलेगी, रिलीज होगी, तो वो कहलाती है एक्सोथर्मिक, यानी एग्जिट हो रहा है कोई चीज एग्जिट की तरफ जा रही है, तो वो हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। जैसे कि कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओ, कंबशन करा लो, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, साथ में हीट निकलेगी, तो ये हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। वहीं एब्जॉर्प्शन भी होता है कुछ केस में। जब एब्जॉर्ब हो रही है, एंट्री किसी चीज की हो रही है, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। जैसे कि मैं कैल्शियम कार्बोनेट के साथ अगर हीट पास कराऊं, उसको दूं, तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड बनेगी और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, तो जिसमें उसने एब्जॉर्ब करी, हमें देनी पड़ी, दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट हमारी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि चेंज ऑफ स्टेट। कई बार हम लेके कुछ चलते हैं और हमारे प्रोडक्ट किसी और स्टेट में आते हैं। मैं हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस के साथ जब रिएक्शन कराऊंगी, लेके मैं दोनों गैस चली हूँ, बट मेरा रिजल्ट जो मिलेगा वो मुझे वाटर मिलेगा, दैट इज इन लिक्विड स्टेट। तो स्टेट चेंज हो जाती है चीजों की। प्रोडक्शन ऑफ स्मेल। कई बार स्मेल बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है हमारी केमिकल रिएक्शन के थ्रू। जैसे कि रोटन एग्स गिव्स ऑफ एन अनप्लीजेंट स्मेल। जो रोटन एग्स होते हैं, सड़े हुए अंडे होते हैं, उनमें से बहुत गंदी स्मेल आती है। अब बर्निंग इंसेंस स्टिक्स, अगरबत्ती रिलीज अ प्लेजेंट स्मेल। वहीं अगर मैं अगरबत्ती को जलाऊं तो उसमें से बहुत प्यारी खुशबू आती है, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ स्मेल। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल चेंज। केमिकल चेंजेस इंपॉर्टेंट क्यों हैं? केमिकल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइव्स, वो बहुत जरूरी हैं। ऑल न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेस। जो भी हम नए सब्सटेंस फॉर्म कर पा रहे हैं वो क्यों कर पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ केमिकल चेंजेस। जैसे कि इफ अ मेटल इज टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एन ओर, अगर मुझे किसी और में से एक मेटल एक्सट्रैक्ट करना है तो केमिकल रिएक्शन करानी पड़ेगी। केमिकल रिएक्शन अगर मैं नहीं कराऊंगी तो मुझे मेटल कैसे मिलेगा? अगर मुझे मेटल नहीं मिलेगा तो मैं फर्दर चीजें कैसे तैयार कर पाऊंगी अपनी, जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। Such an iron from iron ore, we need to carry out a series of chemical changes. A medicine is the end product of a chain of chemical reaction. वहीं आप बीमार हो जाते हो तो आपको क्या चाहिए? आपको मेडिसिन चाहिए, बट मेडिसिन बन कैसे रही है? केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट आपके पास मेडिसिन आता है, वो केमिकल ड्रग से तैयार की जाती है, वो भी तो आपके केमिकल रिएक्शन के अंडर ही होके आती हैं। नाउ यूजफुल न्यू मटेरियल्स, बहुत सारे यूजफुल मटेरियल्स बनते हैं, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, डिटर्जेंट हो गया, ये सब केमिकल रिएक्शन के थ्रू बनाए जाते हैं। इंडीड एवरी न्यू मटेरियल इज डिस्कवर्ड बाय स्टडिंग केमिकल चेंज। देखा जाए तो वास्तव में हर एक नया मटेरियल जो हम तैयार करते हैं वो केमिकल चेंजेस के अंडर पास होके ही आता है। अब यहाँ पे कुछ डिफरेंस दिए गए हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बीच में, जैसे कि ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज कलर, शेप एंड फिजिकल स्टेट आर चेंज। इसमें से फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, इसमें एंटायर केमिकल कंपोजिशन और केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, यहाँ हमेशा नया सब्सटेंस बनेगा।
एक भी बन सकते हैं, दो भी बन सकते हैं। यहाँ पे फिजिकल चेंज टेम्परेरी बताया जाता है, उसको हम रिवर्स कर सकते हैं, बट ये परमानेंट होते हैं और इनको रिवर्स नहीं किया जा सकता। द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ सब्सटेंस कैन बी ऑब्टेन इजिली बाय सिंपल फिजिकल मेथड। अगर मुझे ओरिजिनल उसकी स्टेट लेके आनी है, ओरिजिनल सब्सटेंस चाहिए, तो कुछ सिंपल से मेथड्स में यूज कर सकती हूँ और वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। द ओरिजिनल सब्सटेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन इजिली बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स, और हम फिजिकल मेथड्स को यूज करके ओरिजिनल सब्सटेंस केमिकल चेंज में कभी भी नहीं लेके आ सकते। हमें कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन ही करानी पड़ेगी ताकि हम उसको ओरिजिनल स्टेट में लेके आ सकें। नाउ कॉमन केमिकल चेंजेस, सबसे कॉमन केमिकल चेंजेस आप क्या क्या देखते हो? जैसे कि सबसे पहला है हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का जंग लगना, ठीक है। द अपर लेयर ऑफ आयरन आर्टिकल्स एक्सपोज टू मोस्ट एयर गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ ब्राउनी फ्लेकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। एक ब्राउन सा फ्लेकी सा सब्सटेंस हमारी आयरन की लेयर पे आ जाता है जिसको हम जंग बोलते हैं। देखो ऐसा दिखता है, कोई भी हमारा आयरन ऑब्जेक्ट है तो उस पर इस तरह का जंग लग जाता है, यही रस्ट है। द रस्ट स्लोली फॉल्स ऑफ द आयरन आर्टिकल्स, और धीरे धीरे ये आयरन आर्टिकल्स को खा जाता है। द कन्वर्जन ऑफ अपर लेयर ऑफ द आयरन आर्टिकल्स एक्सपोज टू द मोस्ट एयर इनटू अ ब्राउनी फ्लेकी सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्टिंग। और आयरन आर्टिकल्स का उस ब्राउन फ्लेकी लेयर में बदलना और उसको फिर धीरे धीरे खा जाना, ये प्रोसेस ही क्या कहलाती है? रस्टिंग कहलाती है। रस्टिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज, और रस्टिंग क्या है? हमारा केमिकल चेंज है। रस्टिंग स्लोली ईट्स अवे आयरन आर्टिकल्स। Bridges, ship, car, truck bodies, buckets, pipes and many other articles are made of iron. They all get rusted and gradually destroyed. ये सारी चीजें हमारी किससे बनती है? आयरन से, और with the passage of time, टाइम के साथ साथ ये धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाती है because of rusting. The process of rusting can be represented by the following equation. और इसमें केमिकल रिएक्शन क्या है? देखो आयरन को जब ऑक्सीजन के साथ आप रिएक्शन कराओगे और साथ में मॉइस्चर के लिए से पानी भी चाहिए तो वो रस्ट बना लेगा। Fe हमारा आयरन का सिंबल है, ऑक्सीजन के लिए हमने O2 लिया है, वाटर के लिए हमने H2O लिया है। क्या बनाएगा ये रस्ट? रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3 into XH2O। X का मतलब है यहाँ कितने भी अमाउंट में कितने भी मॉलिक्यूल्स पानी के मौजूद हो सकते हैं, वो उसके मॉइस्चर पे डिपेंड करता है। नाउ कंडीशंस फॉर रस्टिंग, रस्टिंग के लिए क्या क्या कंडीशंस बहुत जरूरी है? आयरन डजंट रस्ट इन ड्राई एयर इन द समर, वो खाली ड्राई एयर में रस्ट नहीं होता है। आयरन डस्ट नॉट रस्ट लाइन डीप इन दी ऑक्सीजन फ्री वाटर, या फिर ऑक्सीजन फ्री वाटर में अगर आप उसको डाल दोगे तब भी आयरन खराब नहीं होगा, रस्टिंग नहीं होगी। हाउएवर अदर केमिकल डिसॉल्व्ड इन वाटर में रिएक्ट अपॉन आयरन एंड डिस्ट्रॉय इट। फॉर रस्टिंग बोथ ऑक्सीजन वाटर और वाटर वेपर्स आर नेसेसरी if the content of moisture in air is high, which means if it is more humid, rusting becomes faster. पानी का और हवा का होना दोनों ही बहुत ज़रूरी है। इवन जब हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, मॉइस्चर बढ़ जाता है, तो रस्टिंग और ज़्यादा फास्ट पेस पे हो जाती है। ओके, नाउ यू हैव टू परफॉर्म एन एक्टिविटी टू शो दैट बोथ एयर एंड मॉइस्चर आर नेसेसरी फॉर रस्टिंग। आपने क्या करना है? 3 बड़ी बड़ी ट्यूब ले लेनी है, उनमें आपको क्लीन नेल्स, बिल्कुल साफ एक आयरन नेल डिप करनी है, ठीक है। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड चाहिए आपको, कॉटन चाहिए, बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर चाहिए। करना क्या है? 3 टेस्ट ट्यूब ले लो, ए बी सी से उनको लेबल कर दो, ए बी एंड सी। अब क्या करना है? पुट अ फ्यू लम्प्स ऑफ एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड एंड कवर इट विद कॉटन। उसमें थोड़ा सा एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डालो और उसको कॉटन से कवर कर दो। देन प्लेस अ क्लीन आयरन नेल ऑन द कॉटन एंड क्लोज द माउथ। अब उसमें बिल्कुल साफ अपनी आयरन नेल डालो और उसका टेस्ट ट्यूब का माउथ बिल्कुल क्लोज कर दो, कॉर्क लगा दो। Put a clean iron nail in the tube B and fill it about 2/3 with boiled distilled water. पहले में आपने कैल्शियम डाला, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, दूसरे में आपने बॉइल्ड वाटर डाला और एक में आपने सिर्फ वाटर लेना है और उसमें थोड़ी सी हवा करनी है। देखो इसमें आपके में पानी है और हवा है। अब यहाँ पे आपका सिर्फ बॉइल्ड वाटर है और उसके ऊपर आपने थोड़ी सी ऑयल की लेयर डिपॉजिट कर दी, देन आपने उसको बंद कर दिया। यहाँ पे एनहाइड्रस Cl2 है यानी कैल्शियम क्लोराइड। होगा क्या? इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी, इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि पानी के ऊपर ऑयल ने अपनी एक लेयर कर ली है और वो एयर के कांटेक्ट में आने से उसको रोक रहा है। यहाँ पे एयर प्रेजेंट नहीं, यहाँ पे सिर्फ ड्राई एयर प्रेजेंट है और यहाँ पे एयर भी है, वाटर भी है, तो रस कहाँ जल्दी बनेगा? रस जल्दी बनेगा हमारी इस टेस्ट ट्यूब ए पे, क्योंकि वहाँ उसको दोनों चीजें मिल पा रही हैं और यही शो करता है कि रस्टिंग के लिए आपको दोनों चीजों की रिक्वायरमेंट है। नाउ प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, रस्टिंग को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? आप अपने आयरन आर्टिकल्स को बचा कैसे सकते हो? Rusting is heavy loss to the iron articles, small to big. To prevent rusting, iron articles must be protected from contact with air or water or both. One simple way is to apply a coat of paint or grease.
देखो आपको पानी या हवा के कांटेक्ट में आने से आयरन आर्टिकल्स को रोकना पड़ेगा। अब उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप उस पर पेंट कर सकते हो, आप उस पर ग्रीजिंग कर सकते हो। इन फैक्ट दीज कोट्स शुड बी अप्लाइड रेगुलरली और विद पीरियोडिकली, यानी टाइम टू टाइम आप पेंट की लेयर अप्लाई कर दो, ग्रीजिंग कर दो अपने आर्टिकल्स की। अनदर वे इज टू डिपॉजिट अ लेयर ऑफ मेटल लाइक जिंक और क्रोमियम और आयरन। जिंक या क्रोमियम जैसे मेटल्स की भी आप उस पर एक लेयर कर सकते हो, और द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए थिन लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। जिंक की एक पतली सी बारीक सी लेयर आयरन के ऊपर चढ़ाना गैल्वेनाइजेशन कहलाती है, और ये रस्टिंग से बचाता है। द आयरन पाइप्स वी यूज इन आवर होम्स टू कैरी वाटर आर गैल्वेनाइज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग। इवन जो हम आयरन पाइप अपने घर में यूज करते हैं ना पानी की सप्लाई के लिए, वो पहले से ही गैल्वेनाइज होते हैं। हम गैल्वेनाइज पाइप को ही लेके आते हैं मार्केट से, ताकि उसमें रस्टिंग ना हो और हमें टाइम फिर बाद में चल के उसकी रिपेयरमेंट ना करानी पड़े। गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट्स आर यूज्ड फॉर रूफिंग, और छतों में जो रूफ के लिए आयरन शीट्स आती हैं वो पहले से गैल्वेनाइज होती हैं। इवन बकेट्स, ड्राम्स जो हम लेते हैं वो सब गैल्वेनाइज होते हैं। ऑटो पार्ट्स एंड बाथरूम फिटिंग्स आर इलेक्ट्रोप्लेटेड विद क्रोमियम और निकल टू प्रिवेंट रस्टिंग। और जो ऑटो पार्ट्स होते हैं या बाथरूम में फिटिंग किया जाता है उस पे क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। किस चीज की, निकल की या फिर क्रोमियम की। नाउ आयरन इज एलॉयड, आयरन को मिक्स किया जाता है, एलॉय तैयार किया जाता है कार्बन के साथ मिला करके, जैसे कि क्रोमियम या निकल, ताकि स्टेनलेस स्टील आप तैयार कर सको और वो रस्ट नहीं होता है। दूसरे मेथड्स क्या है, एलॉय बना लो, उसका इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर लो। मिक्स आयरन विद अदर मेटल्स लाइक निकल एंड क्रोमियम टू मेक स्टेनलेस स्टील विच डज नॉट रस्ट। उसके एलॉयज तैयार कर लो। एलॉय क्या होता है आयरन का, स्टेनलेस स्टील। किसके साथ मिक्स करके, या तो निकल के या फिर क्रोमियम के, और स्टेनलेस स्टील जो है वो रस्ट नहीं खाती। ओके, नाउ इलेक्ट्रोप्लेटिंग आप कर सकते हो। डिपॉजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ नॉन कोरोसिव मेटल्स सच एज क्रोमियम और निकल ऑन द आयरन आर्टिकल्स, दिस प्रिवेंट्स आयरन फ्रॉम कमिंग इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर। आप उस पर एक बारीक सी परत, एक लेयर लगा सकते हो क्रोमियम की, निकल की, आयरन आर्टिकल्स पे। तो होगा क्या, इससे वो नॉन कोरोसिव नेचर के होते हैं, तो मॉइस्चर के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएंगे, एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएंगे, तो वो रस्ट नहीं होंगे। सो दिस इज ऑल्सो एन अदर मेथड टू प्रिवेंट रस्टिंग। नाउ कंबशन, व्हाट इज कंबशन? Combustion is a chemical process in which a substance react with oxygen and produce heat and light. ऑक्सीजन के साथ कोई भी सब्सटेंस रिएक्शन करेगा और वहां से हीट प्रोड्यूस होगी, लाइट प्रोड्यूस होगी, वो मेरी केमिकल रिएक्शन, वो मेरा केमिकल चेंज कंबस्शन कहलाता है। दिस इज कॉल्ड बर्निंग, इसको हम बर्निंग भी बोल सकते हैं। व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एयर, इट प्रोड्यूसेस अ डैजलिंग व्हाइट फ्लेम एंड अ व्हाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब आप मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाते हो तो वहां से एक व्हाइट फ्लेम बनता है, और बाद में वो जल करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, वो भी व्हाइट पाउडर में। द पाउडर फॉर्म इज अ न्यू सब्सटेंस, और जो पाउडर बना है वो एक नया सब्सटेंस है। दस बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इज अ केमिकल चेंज। तो हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम का जलना एक केमिकल चेंज है। कंबस्शन ऑलवेज रिक्वायर थ्री थिंग्स, कंबस्शन में हमेशा तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी? फ्यूल की, ऑक्सीजन की और हीट की। These three together are called fire triangle, और तीन चीजों को एक साथ मिला करके क्या बोलते हैं, फायर ट्रायंगल। फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट। इफ एनी ऑफ दीज इज रिमूव्ड द फायर गोज आउट। अगर इन तीनों में से कोई एक भी चीज गायब हो जाए तो आग नहीं लगेगी, वो जल ही नहीं पाएगी। फॉर एग्जाम्पल, पोरिंग वाटर रिमूव्स हीट एंड कटिंग ऑफ एयर सप्लाई रिमूव्स ऑक्सीजन। या तो पानी आप डाल दो, जब आप पानी डाल दोगे तो हीट गायब हो जाएगी, तो आग बुझ जाती है, इसलिए जब कहीं आग लगती है तो पानी डाला जाता है। या फिर आप एयर की सप्लाई रोक दो, वहां से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आग अपने आप बुझ जाएगी। एग्जाम्पल्स क्या है कंबस्शन के? कैंडल वैक्स का जलना, कोल का, वुड का, एलपीजी का जलना, या फिर आपके पेट्रोल और डीजल का बर्निंग होना, मतलब जलना। ये सब हमारे कंबस्शन के एग्जाम्पल है। अ चेंज दैट कैन नॉट बी रिवर्स इज कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंज, और एक ऐसा चेंज जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते उसको हम इरिवर्सिबल चेंज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ पेपर प्रोड्यूसेस ऐश एंड स्मोक। अगर मैं एक पेपर को जलाऊं तो उससे स्मोक बनेगा और ऐश, राख हमें मिलेगी। ये एक इरिवर्सिबल चेंज है, क्योंकि आप राख से और स्मोक से दोबारा पेपर नहीं बना पाओगे। From ash we cannot get back the original paper. Similarly, ripening of fruit and cooking of food are irreversible change. वैसे ही फलों का पकना और खाने का बनाना भी irreversible change है, क्योंकि आप पके हुए खाने में से रो वेजिटेबल्स नहीं निकाल सकते, और पके हुए फल में से आप वो छोटा सा सीड नहीं बना सकते हो दोबारा, जो शुरुआत की स्टेज पे था। नाउ ऑक्सीडेशन, व्हाट इज ऑक्सीडेशन? Oxidation is the process of oxidation of an atom or compound
when its property changes. For example, when an iron object undergoes oxidation, it is transformed because it has lost electrons. Unoxidized iron is strong, structurally sound metal, while oxidized iron is brittle, reddish powder. At its more basic level, oxidation is the loss of electrons. It happens when an atom or compound loses one or more electron. Some elements lose electrons more easily than others. These elements are said to be easily oxidized. Generally speaking, metals like including sodium, magnesium and iron are easily oxidized. Oxidation क्या है? बिल्कुल बेसिक लेवल पे मैं आपको समझाऊं तो एटम्स में से इलेक्ट्रॉन्स का निकलना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन कहलाता है। और एक अनऑक्सीडाइज्ड आयरन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि उसके पास अपने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन्स मैं निकाल दूं, वो जाके रिएक्शन किसी और के साथ कर ले, तो जो ऑक्सीडाइज मेरा आयरन होगा वो थोड़ा सा ब्रिटल है, यानी जल्दी टूटने की उसकी संभावना है और वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता, वो एक रेडिश पाउडर बना लेता है। बहुत से मटेरियल्स, बहुत से एलिमेंट्स हमारे ऐसे हैं जो जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जैसे कि सोडियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, ये बहुत ईजिली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। नाउ ब्राउनिंग ऑफ कट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, जो कटे हुए वेजिटेबल्स या फ्रूट्स होते हैं वो जल्दी से ब्राउन क्यों हो जाते हैं, उनका कलर क्यों चेंज हो जाता है? When fresh vegetables and fruits are peeled or cut open, the enzymes contained in their cells is exposed to and react with oxygen in the air. जब आप उन्हें कट करोगे या पील कर लोगे तो जो एंजाइम्स उनके सरफेस पे है वो एयर के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है। द रिएक्शन ऑक्सीडेशन, अब जो रिएक्शन हो रही है वो कौन सी है? ऑक्सीडेशन है। टर्न्स द वेजिटेबल एंड फ्रूट्स ब्राउन, इसी वजह से वो उसको ब्राउन कलर दे देता है। सम ऑफ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स दैट टर्न्स ब्राउन आर पोटैटोज, कौन कौन से हैं वो हमारे जो जल्दी से ब्राउन हो जाते हैं? पोटैटोज, स्वीट पोटैटोज, पार्सनिप्स एंड ब्रिंजल्स। और फ्रूट्स में क्या है? एप्पल, पियर, पीचेस एंड बनानास, ठीक है। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हो आप? ब्राउनिंग ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय ब्रशिंग द सरफेस ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स विद जूस फ्रॉम सिट्रस फ्रूट। जो सिट्रस फ्रूट होते हैं ना, जिनमें जो खट्टे होते हैं, जिनमें सिट्रिक एसिड होता है, उनके जूस से आप इनको ब्रश कर सकते हो, या फिर उनको आप सोक करके रख सकते हो। कैसे पानी में? या तो ठंडे पानी में या फिर एसिडुलेटेड वाटर में। आप उनको प्रिजर्वेटिव्स में प्रिजर्व कर सकते हो, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड के साथ। यू हैव लर्नड अबाउट सम कॉमन केमिकल चेंजेस सच एज रस्टिंग, कंबशन एंड ऑक्सीडेशन। आपने कुछ कॉमन केमिकल चेंजेस पढ़ लिए, कौन कौन से? रस्टिंग, कंबशन एंड ऑक्सीडेशन। Chemists classify such chemical changes into different type of chemical reactions depending on what happens to the substance. अब chemist ना कुछ चीजों को अलग तरीके से कैटेगराइज करते हैं, जैसे कि now types of chemical reactions, दो तरह की हमें देखनी है, decomposition reaction and displacement reaction। देखो, when you take the cap of a bottle of soda, bubbles rise quickly to the top. The bubbles are carbon dioxide gas. जब आप सोडा बॉटल को खोलते हो तो सबसे एकदम से उस पर गैस नहीं बनती, वो बबल्स की फॉर्म में ऊपर आ जाती है। वो क्या है? वो CO2 गैस है। They are produced when the substance carbonic acid breaks into carbon dioxide and water. वो कब बनी? जब उसमें कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट था और वो टूट गया दो चीजों में, CO2 में एंड वाटर में। अब जो सब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एक या एक से ज्यादा चीजों में ब्रेक डाउन हो जाए, टूट जाए, डिकम्पोज हो जाए, उस रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। उससे दूसरा क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यू शुड नो दैट वेरी एक्टिव मेटल सोडियम मस्ट बी स्टोर्ड इन ऑयल नॉट वाटर। आपको पता है सोडियम बहुत एक्टिव मेटल है, बहुत जल्दी से रिएक्शन कर लेता है सबके साथ, तो ये एडवाइस दी जाती है कि सोडियम को पानी से दूर रखना है, या फिर आप ऑयल कंटेनर्स में उसको कंटेन करके रख सकते हो। क्यों? When it comes in contact of water, it reacts explosively. जब वो पानी के कांटेक्ट में आएगा वो बहुत एक्सप्लोसिवली रिएक्शन करेगा। The sodium takes the place of hydrogen in the water and release lots of energy. क्योंकि पानी में हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है, वहां से H2 को रिप्लेस कर देगा, अपनी जगह बना लेगा, ठीक है। Thus, when an element replace another element in a compound, a single replacement reaction occurs. तो जब एक कंपाउंड में से कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस कर दे तो वहां क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, क्योंकि उसने उसको रिप्लेस कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया है। इन जनरल मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम अ कंपाउंड। जनरली ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स ही कम रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर पाते हैं, और यही एग्जाम्पल होते हैं हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। नाउ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या है? क्रिस्टल का बनना क्रिस्टलाइजेशन है। Crystals are the purest solid form of a substance having definite geometrical shape. किसी भी सब्सटेंस की प्योर सॉलिड फॉर्म क्या है? क्रिस्टल्स, क्योंकि उसमें उनकी एक परफेक्ट ज्योमेट्रिकल शेप आती है।
The process by which an impure compound is converted into crystals is known as crystallization. वो प्रोसेस जिसमें इम्प्योर कंपाउंड क्रिस्टल्स में बनता है, कन्वर्ट होता है, वो प्रोसेस हमारी क्रिस्टलाइजेशन कहलाती है. इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज. ये किस चीज का एग्जाम्पल है? फिजिकल चेंज का. प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ देयर इम्प्योर सैंपल्स. प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस हम बना सकते हैं कैसे? उनके इम्प्योर सैंपल से. जैसे कि कॉमन सॉल्ट बनाया जाता है इवेपोरेशन की हेल्प से. कहाँ से? सी वाटर से. However, salt crystals obtained this way are not very clear. लेकिन जब वहां से आप सॉल्ट निकालते हो वो उतना क्लियर नहीं होता, तो उसी सॉल्ट को आप क्रिस्टलाइजेशन से बिल्कुल प्योर फॉर्म में निकाल सकते हो. नाउ यू हैव टू परफॉर्म एन एक्टिविटी टू प्रिपेयर प्योर क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट. एक इम्प्योर सैंपल लेंगे हम कॉपर सल्फेट का, वहां से हम उसके प्योर क्रिस्टल्स बनाएंगे. कैसे? आपको एक बीकर चाहिए, आपको कुछ इम्प्योर कॉपर सल्फेट के सैंपल चाहिए, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, साथ में वाटर, बर्नर, ट्राइपॉड स्टैंड, वाटर वायर गोज एंड ग्लास रोड, ये सब चाहिए. आपको करना क्या है? 100 ml पानी लेंगे एक बीकर में, उसमें थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है और उनको उस पानी को हमें अब गर्म करना है. आपने बर्नर ऑन किया, उसको अच्छे से पहले मिक्स कर लिया और फिर अब गर्म करना है. गर्म करने के बाद जब वो लगभग अपने बॉइलिंग पॉइंट तक आ जाए, आप बर्नर को ऑफ कर दो, उसको उठा करके दूसरी तरफ एक टेबल पे रख लो, उसको ठंडा होने दो. ठंडा भी नहीं, अब उसमें धीरे धीरे से अपना ये सॉल्यूशन ऐड करना है इम्प्योर कॉपर सल्फेट का, बट धीरे धीरे वो पाउडर में ऐड करना है. और जब उसमें आप वो पाउडर ऐड करोगे, ग्लास रोड से कंटिन्यूसली उसको स्टिर करते रहना है, मिक्स करते रहना है, और तब तक ऐड करना है जब तक वो बिल्कुल और ज्यादा उसमें डिसॉल्व होने की क्षमता ना रह जाए. अब आपने क्या करना है? अब आपने उसको फिल्टर पेपर से सॉल्यूशन को निकाल लेना है. तो जो चीज़ बची है उसको आप फिल्टर मतलब ठंडा होने के लिए रख दो, उसको बिल्कुल नहीं छेड़ना. जब कूलिंग टाइम होगा तो आपको उसको डिस्टर्ब नहीं करना है. कुछ टाइम के बाद आप नोट करोगे 10-12 घंटे के बाद कि आपके क्रिस्टल्स ऑब्टेन हो चुके हैं. जो आपने फिल्टर कर लिया था, सॉल्यूशन तो एक तरफ हो गया, जो ऊपर चीज़ें बची थी उसको जब आप ठंडा होने रख दोगे तो वो अपने आप क्रिस्टल्स की फॉर्म ले लेगा. दैट्स हाउ यू कैन prepare deep blue crystals of copper sulfate solutions. Now you have some questions. How can you recognize a chemical change? आप chemical change को कैसे recognize करोगे? अगर उसकी chemical properties या chemical composition change हो चुके हैं, that means chemical reaction हुई है. इस photosynthesis a chemical change? क्या photosynthesis chemical change है? जी बिल्कुल, वहां तो proper reaction होती है. What is the color of rust? कैसा कलर होता है? reddish brown. Give the chemical name of the rust. chemical name क्या है rust का? So what is the chemical name of rust? Hydrated iron oxide. What are the necessary condition for rusting of iron to take place? Necessary conditions क्या है हमारे रस्टिंग के लिए? कि उसको ऑक्सीजन भी चाहिए, उसको वाटर भी चाहिए, या फिर मोइस्ट एयर आप उसको दे सकते हो. What is the use of crystallization? क्रिस्टलाइजेशन क्यों यूज करते हैं? ताकि हम किसी भी सब्सटेंस के प्योर क्रिस्टल्स बना सके. क्यों? क्योंकि वो उसकी प्योरेस्ट फॉर्म है सॉलिड स्टेट में. नाउ इवेपोरेशन. इवेपोरेशन इज यूज टू सेपरेट सॉलिड डिसॉल्व इन अ लिक्विड. किस लिए यूज करते हैं हम इवेपोरेशन को? ताकि लिक्विड में जो सॉलिड डिसॉल्व हुआ है हम उसको निकाल सके. फॉर एग्जाम्पल, कॉमन सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर इज सेपरेटेड इन दिस वे. जो नमक पानी में, खारे पानी में नमक डिसॉल्व होता है उसको ऐसे ही निकाला जाता है. द सोल्यूशन इज पुट इन अ बिग फ्लैट डिश इन द सन. बड़े से जगह पे सन हीट के नीचे हम वो पानी रखते हैं, वो पानी इवेपोरेट हो जाता है और वहाँ कॉमन सॉल्ट बचता है. इवेपोरेशन कैन बी डन क्विकर बाय हीटिंग द सॉल्यूशन. इवन हम उसको अगर हीट करें सॉल्यूशन को तो वो और जल्दी हो जाएगा. कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर और सेलाइन लेक वाटर बाय इवेपोरेशन. कॉमन सॉल्ट हम इसी तरीके से ऑब्टेन करते हैं. कहाँ से? या तो सेलाइन वाटर से या सी वाटर से. सी वाटर और लेक वाटर इज फिल्ड इन शैलो बेड्स. इस तरह के शैलो बेड्स में उनको भरा जाता है. फिर वो जब सन हीट की वजह से इवेपोरेट हो जाएंगे तो इस तरीके से नमक वहां पे बचता है. वाटर इवेपोरेट्स बाय हीट ऑफ द सन. सॉल्ट रिमेन्स इन द बेड. नाउ आर चेंजेस परमानेंट? क्या चेंजेस परमानेंट है? सम चेंजेस कैन बी रिवर्स व्हाइल अदर कैन नॉट. देखो, कुछ तो रिवर्स किए जा सकते हैं, कुछ बिल्कुल भी रिवर्स नहीं किए जा सकते. A change that can be reversed to get back the original substance is called a reversible change. वो चेंज जिसको हम रिवर्स करके अपने ओरिजिनल सब्सटेंस को लेके आ सकते हैं वो रिवर्सिबल चेंज कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू वाटर इज रिवर्सिबल. जैसे कि पानी का मेल्ट होना रिवर्सिबल है. पानी का मतलब आइस क्यूब्स का मेल्ट होना रिवर्सिबल है, बिकॉज वाटर कैन अगेन बी फ्रोजन टू फॉर्म आइस. क्योंकि हम दोबारा से पानी को फ्रीज कर सकते हैं और आइस क्यूब्स बना सकते हैं. स्लो नेचुरल चेंजेस. अब स्लो नेचुरल चेंजेस क्या है? इन नेचर मैनी चेंजेस टेक प्लेस वेरी स्लोली. नेचर में कुछ चेंजेस बहुत धीरे धीरे से होते हैं.
दीज आर कॉल्ड स्लो नेचुरल चेंजेस, इनको हम स्लो नेचुरल चेंजेस बोलते हैं, जैसे कि वेदरिंग ऑफ रॉक ड्यू टू विंड, रेन एंड हीट टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर, मतलब आपकी रॉक्स का बनना या टूटना अब वो हवा की वजह से, पानी की वजह से बहुत बहुत सालों में जाके होता है। द रॉक ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स एंड फॉर्म्स ऑयल, अब बड़ी चट्टान थी धीरे धीरे टूट जाएगी और छोटे पार्टिकल्स में टूटने के बाद में वो मिट्टी बन जाएगी। नाउ नो योर साइंटिस्ट, आपको यहाँ पे किस साइंटिस्ट के बारे में बताया गया है? एंटोनी लवोइजर, ये फ्रेंच केमिस्ट थे और इनको मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर के नाम से भी टाइटल दिया गया था, जाना जाता है। He proved that during a chemical change matter is neither created nor destroyed but only changes its form। उन्होंने ये प्रूव कर दिया था कि केमिकल रिएक्शन में या केमिकल चेंज के टाइम पे ना तो मैटर क्रिएट किया जाता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जाता है, बस उसकी फॉर्म चेंज कर दी जाती है। दिस आइडिया इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और इसी आइडिया को क्या बोला गया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी मास बिल्कुल कंजर्व रहता है। लेवोइजर आल्सो हेल्प नेमिंग ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एंड शोड दैट एयर इज नॉट सिंगल बट अ मिक्सचर ऑफ गैसेज। लेवोइजर ने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का नाम देके भी बहुत हेल्प की थी और उन्होंने ये बताया कि हवा सिर्फ सिंगल सब्सटेंस से नहीं है बल्कि वो मिक्सचर है गैसेस का। हिज वर्क मेड इट पॉसिबल टू क्लियरली एक्सप्लेन मेनी फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, और उन्हीं की वजह से हम आज बहुत सारे फिजिकल और केमिकल चेंजेस को समझ पाते हैं। नाउ आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनकी अच्छे से डेफिनेशन दी गई है जो आपने थ्रू आउट द चैप्टर समझे, जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, रस्टिंग, क्रिस्टलाइजेशन एंड गैल्वेनाइजेशन। एंड हियर आर सम पॉइंट्स टू रिफ्लेक्ट। ऑल ओवर आपने पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा ये उसकी समरी है, यू हैव टू गो थ्रू देम वेरी थोरोली। नाउ सम एक्सरसाइज, जो भी आपने चैप्टर में पढ़ा है उसको रिकॉल करो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द फर्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज, इनमें से केमिकल चेंज क्या है? देखो, जिसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाए वो केमिकल चेंज है, जैसे कि बर्निंग ऑफ कैंडल, पहले भी वैक्स था बाद में भी वैक्स है। ब्रेकिंग ऑफ स्टिक, स्टिक टूटने से पहले भी वुड थी, टूटने के बाद भी वुड है। मूविंग ऑफ व्हील, व्हील से मूव कर रहा है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, सो इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड। आयरन इज गैल्वेनाइज्ड बाय कोटिंग इट विद जिंक। Chemical changes are always irreversible. Which of the following is not a physical change? Physical change क्या नहीं है इसमें से? Digestion of food because it is a chemical change. Which of the following is a slow natural process? Rusting of iron. Done. Now moving ahead, we have another exercise that is fill in the blanks and true false. Okay, the first one is photosynthesis is a dash change. कैसा change है? It is a chemical change. A method to prevent rusting of iron is, कोई भी आप नाम लिख सकते हो, हम लिख देंगे galvanization. Digestion is not a physical change. Slow natural changes are permanent and cannot be reversed. Dash require three things: fuel, oxygen and heat. किसको तीन चीजों की जरूरत होती है बेटा? That is combustion. Now state true and false. Formation of manure from leaves is not a physical change. True, because it is a chemical change. Cutting of log of wood into pieces is a chemical change. No, it's a physical change. Condensation of steam is not a chemical change. True. Burning of paper is a physical change. It's a chemical one, so it is false. Crystal of copper sulfates are red in color, they are blue in color, so false. Moving ahead, we have question answers, short and long. Okay, the first one, why is setting of curd a chemical change? दूध से दही बनना केमिकल चेंज क्यों है? बिकॉज दूध में केमिकल रिएक्शन होंगी तब जाके वो दही बनेगी, राइट? तो इसलिए केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि उसमें आप बैक्टीरियाज डालोगे, वो फिर रिएक्शन करेंगे और वो फाइनली आपको रिजल्ट देंगे कर्ड का। व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर? इट इज अ फिजिकल चेंज। आप एक्सप्लेन कर सकते हैं क्यों? क्योंकि उसकी बेसिक नेचर वही रहा, स्वीटनेस वाला। इज अ फिजिकल चेंज रिवर्सिबल और रिवर्सिबल? इट इज रिवर्सिबल। व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन? जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आप जिंक ऐड कर दोगे तो क्या होगा? वो उसको डिस्प्लेस कर देगा।
स्टेट वन यूज ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग इन डेली लाइफ। आप एक जगह इलेक्ट्रोप्लेटिंग का हमारी डेली लाइफ में एग्जाम्पल बताओ। आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़ी है ना, जब नाइक्रोम या निकल को हम आयरन ऑब्जेक्ट्स पे लगाते हैं तो वहां पे वो रस्टिंग से प्रिवेंट करता है, तो आप उसको एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हो। नाउ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, डिफाइन अ फिजिकल एंड केमिकल चेंज, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। आप आराम से इसको कर लेंगे। रस्टिंग क्या है, उसके लिए क्या कंडीशन जरूरी है, इसको भी आप बता सकते हो। व्हाई कर्ड सेट्स फास्टर इन वार्म कंडीशन देन इन कोल्ड कंडीशन, कर्ड जल्दी से गर्म एटमॉस्फेयर में या टेम्परेचर में क्यों होती है, ठंडी में क्यों नहीं? बिकॉज वो एक केमिकल रिएक्शन है, केमिकल चेंज है, जिसको होने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट है, वो एंडोथर्मिक है। अब टेम्परेचर ज्यादा होगा, हीट मिलेगी तो वो फास्टली अपने आप को कर पाएगी। ओके, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है और कॉपर सल्फेट का क्रिस्टलाइजेशन आपको डिस्क्राइब करना है, हमने एक्टिविटी के थ्रू किया था। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन स्लो नेचुरल चेंजेस एंड फास्ट चेंजेस विद एग्जांपल। स्लो नेचुरल चेंज आप बता सकते हो, वेदरिंग ऑफ रॉक, वो फाइनली मिट्टी बन जाती है, और फास्ट नेचुरल चेंज आप बता सकते हो कोई भी एग्जांपल जो डेली लाइफ में होता है। एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।